गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर गिव एंड टेक का लेक्चर होगा। मीन्स कुछ बातें आप मुझे बताएंगे, इन रिटर्न में आपको नई नॉलेज दूंगी। आज मैं चेक करूंगी आपकी स्कूल की नॉलेज, फिजिक्स केमिस्ट्री की नॉलेज, साइंस की नॉलेज। आपको याद होना चाहिए कि कंडक्टर क्या है, और आप मुझे बताएंगे मैम इंसुलेटर क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं। इन रिटर्न में आपको बताऊंगा कि सिंगल क्रिस्टल क्या है और सेमीकंडक्टर कंपाउंड मटेरियल क्या है और कौन है। गैलियम आर्सेनिक कौन से ग्रुप ऑफ एलिमेंट का है वो आप मुझे बताएंगे। इन रिटर्न में आपको गैलियम और आर्सेनिक के बारे में बताऊंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सेमीकंडक्टर क्या है मैम? कंडक्टर क्या है मैम? कंडक्टर वो है मैम, ये करंट को अलाउ करता है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है ना। ये करंट को अलाउ करता है। और इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर कंडक्टर का जस्ट अपोजिट होता है। करंट फ्लो नहीं होता है, करंट को अलाउ नहीं करता है, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सबने वॉशिंग मशीन का नाम तो सुना ही है। अब देखो, आधे के घर में क्या है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, और बाकी के क्या है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। तो देखो, सेमी क्या है? सेमी का मतलब क्या है? हाफ है। तो जो हाफ करेक्टरिस्टिक्स की जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होंगी, और हाफ करेक्टरिस्टिक्स किसकी? इंसुलेटर की प्रॉपर्टी। यानी कि जो हमारा जो सेमीकंडक्टर है ना, वो क्या है, वो कभी कभी ना कंडक्टर की तरह बिहेव भी करेगा और कभी कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो सेमीकंडक्टर जब भी आपको याद आए तो आपको वॉशिंग मशीन याद रख लेना। सेमी का मतलब क्या है? हाफ है। अब देखो, मैं आपको ये आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम का ले रही हूँ मैं। आपको पता है कौन से ग्रुप ऑफ एलिमेंट में है? ये 14 नंबर पे आते हैं, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और जर्मेनियम 32 पर, है ना। तो देखो, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करेंगे तो हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करते हैं, इसको ब्रेक कैसे करते हैं। ये हमारा क्या होता है? ये बीच वाला क्या है? नाभिक होता है ना, न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं। बाहर में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो लास्ट वाले हैं ना, देखो इसको मैंने ब्रेक किया ना, तो देखो 284 है ना, और इसको ब्रेक किया तो 2 8 18 4। तो लास्ट में क्या आ रहा है? दोनों के 4 आ रहा है ना। लास्ट में दोनों के 4 आ रहा है। तो देखो, जो बाहर है वो क्या है? जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है? जो आउटर मोस्ट पर है वो कौन सा होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो हमारा जो जर्मेनियम क्या है, वो वहाँ पे भी 4 है, तो ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इसको, है ना। तो ये आपको फेमिलियर है, ये 2 डायग्राम तो आपको पता ही है, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो देखिए, ये तो हो गई आपकी स्कूल की नॉलेज। अब देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो सेमीकंडक्टर देखो 2 हैं, सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जो पहला है हम पढ़ते हैं, जो सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर है वो क्या है? सिलिकॉन और हैव ए रिपीटेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये जो सिंगल, जैसे आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इन्हीं का अपने आप में रिपीटेड स्ट्रक्चर क्रिस्टल होता है और कोई नहीं होता है। ये जैसे सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आगे भी ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ही बनाएगा, कोई दूसरा और ऐड नहीं होगा। मतलब हैव ए रिपीटेड, ये खुद कोई रिपीटेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर रखते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? सिंगल क्रिस्टल मटेरियल बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, है ना। अब तो देखो, और कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को हम मिला देते हैं तो एक हमारे पास एक कंपाउंड निकल कर आता है। तो वो क्या है? वो हमारा क्या होता है? कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब जैसे सपोज़ करो, मैंने आपको एग्जांपल दिया NaCl का क्या है? साल्ट है। तो Na क्या है? कॉन्स्टिट्यूट। दोनों के कॉन्स्टिट्यूट क्या है? जैसे सोडियम की प्रॉपर्टी अलग बताएगा, है ना, क्लोराइड के अलग। तो अगर मैंने दोनों को ऐड करके मिला दिया, यानी नमक बन गया, तो नमक की प्रॉपर्टी को क्या बताएगा? वो अलग बताएगा, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर
जैसे मैंने आपको बताया गैलियम आर्सेनाइड है ना, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, ऐसे बहुत सारे जो हैं हमारे मटेरियल, जैसे गैलियम नाइट्राइड है ना, कैडमियम सल्फाइड है। तो हमारा जो सबसे पॉपुलर है ना वो क्या है गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, तो जो बेस्ट एग्जांपल है ये हमारा जो गैलियम आर्सेनाइड है वो बेस्ट एग्जांपल है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का, है ना। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का इनडायरेक्ट बैंड गैप और डायरेक्ट बैंड गैप के बारे में मैं आपको एक बार क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर जब इनमें रिकॉम्बिनेशन होता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो लाइट की फॉर्म में होती है। एक गैप बताया था कि भाई हाँ कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड के बीच में गैप कितना रहेगा, वो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। तो जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है ना, तो उसमें जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो लाइट के फॉर्म में होती है और वो कहलाता है हमारा डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो गैलियम आर्सेनिक है वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतना पॉपुलर है। ठीक है, तो जब गैलियम आर्सेनाइड में जो रिकॉम्बिनेशन होता है तो एक इंफ्रारेड इमिट होती है जो कि लाइट है। ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल का। स्पेशली प्रॉपर्टीज़ में देखें तो इसकी जो कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है और स्विचिंग टाइम बहुत कम होता है। ये माइक्रोवेव स्विचिंग के एप्लीकेशन में भी काम आता है, कभी कभी सूटेबल है और यूज़ भी होता है। ये फास्टेस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल भी है। इसकी जो नॉइज़ है वो कम होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लो नॉइज़ माइक्रोवेव मटेरियल कहलाता है। और कहाँ कहाँ यूज़ है, जब हम स्पेशल डायोड पढ़ेंगे ना तब वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। जैसे लेज़र फैब्रिकेशन में, है ना, एलईडी में, पिन डायोड में, टनल डायोड में इसका यूज़ होता है, वैरेक्टर डायोड में यूज़ होता है ना, एलईडी में यूज़ होता है। इतना इम्पॉर्टेंट है ये, और माइक्रोवेव आईसी में भी इसका यूज़ होता है। तो ये मैंने आपको बताया कितना इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनिक। ओके, मैंने आपको बताया। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी देखते हैं क्या होती है कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी तो देखो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले फ़िलहाल आप इसकी तरफ देखो। ठीक है, अभी इसको मत देखो। जो रजिस्टिविटी है वो क्या है, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है। रजिस्टिविटी आपने 10th में भी पढ़ा होगा, रो एल अपॉन में ए, है ना। तो रो क्या है मैम, रो रजिस्टिविटी है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस है, ए यहाँ पे क्या है, एरिया है, और एल क्या है, लेंथ है यहाँ पे। और इसकी यूनिट क्या होती है, अगर मैं इसकी यूनिट देखूं तो मैं निकालूंगी क्या है, ओम। आर का क्या है, ओम है, इनटू एरिया, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास क्या आया, ये आपको ऐसे दिख रहा है ना। अब ठीक है, तो सेमीकंडक्टर ओम इंटू सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर। तो हमारी यूनिट क्या आ गई, हमारी यूनिट आ गई है ओम सेंटीमीटर। तो हमारे पास ओम सेंटीमीटर आ गई ना। ठीक है, अब ये क्या है, रजिस्टिविटी की यूनिट आई ना। तो रजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल है।
ठीक है। तो हमें इसकी जो रजिस्टिविटी है उसकी हमें यूनिट पता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ भाई, इसकी 1/, में जब रेसिप्रोकल है तो इसकी यूनिट भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 1/ओम सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको मैं मोह पर सेंटीमीटर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, सेंटीमीटर और मीटर में कंफ्यूज नहीं होना है, मीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, तो कभी कभी आपको बुक में मीटर और सेंटीमीटर में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके, तो अब थोड़ा सा देखते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या है, मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया आपको कि ये रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी है ना। तो ये रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी होता है। रजिस्टिविटी हमें बताती है कि करंट को अपोज करने की कैपेसिटी कितनी है मटेरियल की, करंट को रोकने की या ब्लॉक करने की कैपेसिटी कितनी है ना, रजिस्टिविटी बता। और लेकिन जो कंडक्टिविटी है वो हमें बताती है कि मटेरियल या डिवाइस की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है कंडक्टिविटी में। ठीक है, जो उसकी करंट की कैरिंग कैपेसिटी। भाई हमें रजिस्टिविटी क्या बताती है, भाई वो रजिस्टिविटी हमें बताती है करंट को अपोज करने की कैपेसिटी कितनी है मटेरियल की, उस मटेरियल की जो करंट को रोकने की, ब्लॉक करने की कैपेसिटी कितना रखता है, वो रजिस्टिविटी हो गई। लेकिन जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, इसकी करंट की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला भी होता है कंडक्टिविटी कैरियर कंसंट्रेशन इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी। अब देखो ये ध्यान से देखना। अब जैसे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जो 4 मेटल्स है ना, 4 मेटल्स जो है वो होता है यूनिपोलर का मैंने आपको बताया था, जब मैंने बीजीटी भी पढ़ाया था आपको कि देखो यूनिपोलर क्या है, जब करंट होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, वो किसकी वजह से होता है भाई, वो एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन्स करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनका कोई रोल नहीं होता है। अगर दूसरे माइनॉरिटी कैरियर्स का रोल होता भी है तो बहुत नेग्लिजिबल होता है। ये हमारा क्या होता है, यूनिपोलर होता है ना। और जो बाइपोलर होता है, जो यूनिपोलर है, 4 सेमीकंडक्टर बाइपोलर होता है, ये इसमें जो हमारा करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कंट्रीब्यूशन से होता है। अब आपको पता है सिग्मा ये क्या है, एन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो भी एन होंगे वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करेंगे। क्यों, यहाँ पे चार्ज है, म्यू यहाँ पे क्या है, मोबिलिटी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपको ये अभी फ़िलहाल के लिए मैं अभी पढ़ाऊँगी मोबिलिटी की क्या होती है मोबिलिटी। अभी आपको इतना याद रख लो कि ये जो मोबिलिटी है इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, यूनिपोलर है। मेटल्स क्या है, जो सिलिकॉन है, मतलब जो मेटल्स हैं, है ना। और जो सेमीकंडक्टर हैं वो बाइपोलर हैं, है ना। तो वो क्या है, वो एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन से करंट जनरेट हो गए। तो यानी कि मैंने क्या लिखा भाई, एन क्यू म्यू एन हो गया। लेकिन बाइपोलर में क्या है, एन क्यू म्यू एन प्लस इलेक्ट्रॉन्स। अब पी आ गया, पी का मतलब क्या है, होल है, तो पी क्यू म्यू पी। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताती हूँ जो टेम्परेचर है, हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे हमने एक्सटेंसिक या मोबिलिटी या कंडक्टिविटी कुछ भी पढ़ेंगे, हम जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल निभाता है इन सेमीकंडक्टर्स में। और आपको धीरे धीरे बाद में पता भी चल जाएगा कि मैम क्यों इतना टेम्परेचर पर इतना एम्फेसाइज कर रही है। तो जो टेम्परेचर की जो बात होती है वो बहुत बड़ा रोल निभाती है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे अगर हमारी टेम्परेचर बढ़ा तो क्या है, कंडक्टिविटी है क्या, बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो कैसे बढ़ेगी, देखो मैं आपको बताती हूँ। जो सेमीकंडक्टर है, जो टेम्परेचर बढ़ा तो हमारी जो मोबिलिटी है ना वो कम हो जाएगी।
मोबिलिटी मैं आपको भी छोटा सा बता देती हूँ। मोबिलिटी क्या है भाई, मोबिलिटी कम होगी मतलब मूव करने, जो इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएंगे ना, तो उनकी जो मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोबिलिटी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, कंडक्टिविटी कम होगी लेकिन थोड़ी सी, लेकिन उसी सेम टाइम पर जो टेम्परेचर की वजह से बहुत सारे जो कोवैलेंट बॉन्ड हैं वो टूट जाएंगे और वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट हो जाएंगे। इससे ओवरऑल क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और कंडक्टिविटी सबसे बड़ा रोल कैरियर कंसंट्रेशन का होता है। जब कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जैसे टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, ठीक है, जब मैंने टेम्परेचर में बढ़ाती हूँ तो क्या होगा, जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी जो है हमारी वो क्या है, कम हो जाएगी, है ना। तो कम होगी तो मूव होना मतलब कम हो जाएगी, तो क्या होगा वहाँ पे, जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या होगा, वहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है, बॉन्ड्स क्या होंगे, टूट जाएंगे। जब वो टूटेंगे तो आपको पता है जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे होल्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, क्या होगा वहाँ पे, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन बोला है मैंने अभी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी, कैरियर कंसंट्रेशन एंड चार्ज मोबिलिटी का। ओके, करंट डेंसिटी क्या है। अब आपको करंट डेंसिटी तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। करंट डेंसिटी को समझना बहुत इजी है क्योंकि आपको कंडक्टिविटी के बारे में पता लग गया। अब इसको मैं जे से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो करंट पासिंग पर यूनिट एरिया इक्वल टू करंट डेंसिटी। तो इसको मैं लिखती हूँ भाई करंट अपॉन में, मतलब आई अपॉन में ए, एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर। जे से डिनोट किया तो आई अपॉन ए। तो देखो यहाँ पे क्या है और ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जनरेट होती है, ठीक है। जो ये आपको मैंने अभी पढ़ाई दिया फॉर सेमीकंडक्टर, सिग्मा इक्वल टू, अगर मेरे को क्या करना है भाई, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं करना है। अगर कोई भी फॉर्मूले में अगर आपसे ये पूछे कि भाई इसकी करंट डेंसिटी निकालो, तो इसका फॉर्मूला क्या, इक्वल टू सिग्मा अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, सेमीकंडक्टर के लिए किया। तो जे इक्वल टू, ये हमने अभी पढ़ा था, मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया भाई, यहाँ था ना, सिग्मा का फॉर्मूला तो ये था और इलेक्ट्रिक फील्ड से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेटल्स के लिए क्या होगा, ई से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, एरिया अपॉन में मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, करंट डेंसिटी हो गई। ओके, मीटर और सेंटीमीटर में चेंज हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। एरिया को देखकर मीटर और सेंटीमीटर को यूज़ करते हैं, आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है। ओके, अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, मोबिलिटी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मोबिलिटी जो हम पढ़ेंगे उसका फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू वी डी अपॉन में ई। इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ओके, तो अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबिलिटी क्या होती है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन या होल हैं, कितनी फास्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव कर सकता है, वो क्या है, वो हमारी मोबिलिटी है। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी जर्मेनियम और सिलिकॉन की क्या है। मैं आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जर्मेनियम की जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है वो 3800 सेंटीमीटर पर वोल्ट सेकंड है और सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ऐसे ही होल्स में होता है, लेकिन जर्मेनियम की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन। ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन फास्ट ट्रैवल करते हैं और होल्स से, और जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्ट ट्रैवल
करते हैं, ज़्यादा कंट्रीब्यूट होता है करंट के लिए एज़ कंपेयर टू होल्स। मतलब करंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, है ना, एज़ कंपेयर टू होल्स। तो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन लार्ज मोबिलिटी जर्मेनियम की होती है, कंडक्टिविटी भी जर्मेनियम की होगी। ठीक है, तो जैसे T बढ़ेगा यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो मटेरियल के एटम्स यानी वाइब्रेट होंगे, तो थर्मल वाइब्रेट होंगे, तो उसके थर्मल वाइब्रेशन की वजह से मोबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और कैरियर कंसंट्रेशन की मोबिलिटी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फास्टली नहीं जा पाते। ठीक है, जब टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, वाइब्रेट हुआ, है ना। तो जो एटम्स जो वाइब्रेट हुए हैं उसकी वजह से क्या होगा, मोबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन की मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूसरे जगह पर मूव नहीं कर पाएगा फास्टली। ठीक है, तो जैसे फॉर्मूला क्या है, मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू माइनस एन, एन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको जो सेमीकंडक्टर की जो ग्राफ है उसको समझने के लिए मैं आपको ये बताती हूँ। दो कर्व से समझेंगे। पहले ये देखो म्यू वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो मैंने एक ग्राफ बनाया, तो देखो आप देखो ये म्यू है और यहाँ क्या मोबिलिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को देखो आप, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे जैसे इंक्रीज़ करूँगी, बढ़ाऊँगी, तो पहले क्या है 10⁻³ है, तो देखो मोबिलिटी क्या है, कांस्टेंट हो रही है। और जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगी, तो मैंने 10⁻⁴ किया, तो क्या हुआ, मेरी मोबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, है ना, कम हो गई। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, अब मैंने और बढ़ाया, तो मैंने इसको 10⁻⁷ कर दिया, तो मेरी जो मोबिलिटी है वो क्या हो गई भाई, और कम हो गई। ठीक है, तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है। ठीक है, अब जो सेकंड ग्राफ है, वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपको इस ग्राफ से आप ये ऐसे भी समझ सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्मूले से भी समझ सकते हो। इसमें क्या होगा, जो हमारी जो मोबिलिटी है वो कांस्टेंट है। जैसे मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब 10⁻, मैंने इसको बढ़ाया, तो हमारा क्या है, लीनियर, ये गलती से आ गया है लाइन, लेकिन ये ऐसे ही ग्राफ है। मैंने लीनियरली, आपको पता है ना लीनियरली ऐसे बढ़ता है, तो लीनियरली जब वो बढ़ा तो फिर सब लीनियरली हुआ, तो जब जैसे एक टाइम ऐसा है कि वो सैचुरेशन में आ गया। ठीक है, तो क्यों आया भाई, मोबिलिटी हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए और समझ लेते हैं इसको। जैसे मैंने यहाँ लिखा भाई, म्यू ऑफ चार्ज कैरियर रिमेन्स कांस्टेंट, इसी की बात कर रहे हूँ। जब हमने जो चार्ज कैरियर का जो मोबिलिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और वीडी इंक्रीज़ होता है लीनियरली, इसको कांस्टेंट किया तो ये क्या हुआ, लीनियरली इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, फॉर लार्ज फील्ड इंटेंसिटी म्यू ऑफ चार्ज कैरियर डिक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक का ग्राफ इस ग्राफ का जो है वो है ये फॉर्मूला, और ऊपर वाले का क्या है, ये फॉर्मूला। तो इससे भी हम बता सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि जर्मेनियम क्या है, उसकी मोबिलिटी क्या है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन, है ना, और ट्रैवल करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। अब देखते हैं रिवर्स सैचुरेशन लीकेज करंट, वो तो लीकेज करंट।
तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं लीकेज करंट क्या है। ठीक है, लीकेज करंट, ये लीकेज करंट बनता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से। भाई अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ कि लीकेज करंट क्या होता है, किससे बनता है, अगर किसी ने ये बोला कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हमारा लीकेज करंट आता है, तो मैं उसको फुल मार्क्स दूंगी। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और लीकेज करंट भी टेम्परेचर पर। इसलिए क्या है, इसे थर्मली जनरेटेड करंट बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। तो ये लीकेज करंट टेम्परेचर का बहुत सेंसिटिव है। तो थर्मल, इसलिए तो क्या बोलते हैं इसको, थर्मल जनरेटेड करंट बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली लीकेज करंट बहुत कम होता है हमारी डिवाइस में। लीकेज करंट की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। ये लीकेज करंट उतना ज़्यादा नहीं होता है डिवाइस पर, और जो थर्मली जनरेटेड करंट की वैल्यू जनरली कम ही होती है। ठीक है, तो अब यह वाली बात आपको समझ में आ गई। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट क्यों बोलते हैं इसको, ये लीकेज करंट इंडिपेंडेंट होता है, ये सैचुरेटेड रहता है अप्लाइड वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ आप उसको लिख सकते हो, आप पेपर में भी वही लिख कर आ सकते हो। ये इंडिपेंडेंट होता है अप्लाइड वोल्टेज के लिए, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। टेम्परेचर के लिए लीकेज करंट हाईली सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लीकेज करंट भी बढ़ेगा, और सिलिकॉन का कम लीकेज करंट होता है, इसलिए बेटर थर्मल स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू जर्मेनियम। ठीक है, तो देखो मैंने इसका फॉर्मूला सभी बुक्स के अंदर, इसको लीकेज करंट को आई नोट से लिखा जाता है। हमने बीजीटी में पढ़ा था ना लीकेज करंट, 2 लीकेज करंट पढ़े थे, है ना। एक तो था जो कलेक्टर में था वो ICBO पढ़ा था, एक IEO भी पढ़ा था, है ना। तो वही तो लीकेज करंट है, तो ये हमारा लीकेज करंट। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूज़न। ओके, और ये जो नोट्स हैं मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं। ओके, थैंक यू।